नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ आनंद। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए, आपको बेहतर सलाह देने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि दीवानी कानून की धारा 151 के तहत क्या कोर्ट के अधिकार हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा कोई और कानूनी सलाह भी, कोई और कानूनी सहायता भी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी एक नंबर पर फोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपकी कानूनी समस्या में आपको बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह हम पहुंचा पाए। और जो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। सैयद हसन इस्फहानी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। इसरार अहमद हमारे साथ हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से और की लखनऊ बेंच से। और कृष्णजीत शुक्ल हमारे साथ हैं, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। सैयद हसन इस्फहानी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि धारा 151 का जो जिक्र करते हैं, क्या ये धारा कहती है और क्या इनहेरेंट पावर्स हैं कोर्ट के पास? देखिए, धारा 151 एक इनहेरेंट पावर है, यानी सीपीसी जो है, जो दीवानी कानून है, वो प्रोसीजर लेट डाउन करता है कि कोर्ट्स जो हैं सिविल मैटर्स को किस तरह डील करेंगी, कैसे सूट फाइल होगा, उसमें किस किस तरह के प्रावधान हैं, किस तरह उसको ट्रायल को करेगा और कैसे एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद डिग्रियां कैसे पास होंगी। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जब ये कानून बना तो उस वक्त बनाने वालों ने, लेजिस्लेशन ने ये किया कि हर प्रोविजंस को, हर एस्पेक्ट्स को डील नहीं किया जा सकता। इस वजह से धारा 151 डाल दी गई ताकि कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर दी है कि जहां कोई प्रोविजंस किसी चीज के लिए दिया ना गया हो और जस्टिस करना है, जो गलत हुआ है उसको ठीक करना है, तो वो अपनी इनहेरेंट पावर को इस सेक्शन के तहत यूज करते हुए टू मीट द गोल ऑफ द जस्टिस और इनजस्टिस को खत्म करने के लिए वो इन धारा के अंदर आदेशों को पास कर सकते हैं। जी ठीक है। इसरार अहमद अंसारी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये इन धाराओं का इस्तेमाल, 151 का इस्तेमाल या इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल अगर कहा जाए तो किस तरीके से करती है, किन परिस्थितियों में कोर्ट करती है? देखिए, कोर्ट के सामने जब कोई सूट आता है, फाइल होता है, तो कोर्ट देखती है कि इसमें किस तरह से रिलीफ दी जा सकती है जो लिटिगेंट्स आया है, जो वादी आया है उसके सामने। लेकिन बहुत सारे मैटर्स में एडवोकेट के जरिए सही तरीके से या सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है कोर्ट के सामने, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का उसको एलोबरेट नहीं कर पाने की वजह से कभी कभी लिटिगेंट्स का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो सीपीसी बनाने वालों ने जब ये प्रोसीजर लेट डाउन किया तो उन्होंने एक सेक्शन 151 बनाया और उसमें कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे दिया और ये कहा कि अगर कोर्ट सो मोटो जो उसके सामने केस आया है, अगर उसमें वो समझती है कोई रिलीफ दी जा सकती है तो वो अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग इस्तेमाल करते हुए वो लिटिगेंट्स को वो रिलीफ देती है। जी ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, राकेश हमारे साथ। राकेश, अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार राकेश। सर अपनी बात आप रखिए राकेश। हाँ सर, जमीन का केस था सर, उसका हाई कोर्ट से फैसला हो चुका सर 45 साल पहले सर। जी। परंतु सर उसमें एक हिस्सेदार का नाम छूट गया सर। जी। और हिस्सेदार के कोई बच्चे भी नहीं थे सर। उसने अपने भाई लड़के के नाम लिख दिया सर।
राकेश, आपकी आवाज काफी कट रही है, लेकिन आपका सवाल जो हम तक पहुंचा है, कृष्ण शुक्ल, मैं जानना चाहूंगा इस बारे में आप उनको जवाब दें कि किसी मुकदमे का, जमीन के मुकदमे में 45 साल पहले हाईकोर्ट का आदेश कुछ आ चुका है, फैसला आ चुका है, लेकिन उसमें किसी एक हिस्सेदार का नाम छूट गया है, तो अब क्या गुंजाइश है कि उसमें अब उस हिस्सेदार का नाम शामिल करवाया जा सके? कृष्ण शुक्ल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर मेरी? हाँ जी, बताइए। जो हमारे दर्शक हैं सर, राकेश सर, उनका सवाल ये है कि किसी उनके जमीन का कोई मामला है, उस मामले में 45 साल पहले हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ चुका है, लेकिन उसमें पूरे मामले में कोई हिस्सेदार है, उसका नाम का जिक्र नहीं है, उसका नाम छूट गया है वहां पर, तो क्या अब कोई गुंजाइश रहती है, कौन से प्रावधान हैं जिससे कि उस जमीन के मामले में उस हिस्सेदार का नाम शामिल करवाया जा सके? हाँ, इसमें एक एप्लीकेशन 151 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है और कहा जा सकता है कि ये इन परिस्थितियों की वजह से जिसमें ये नहीं सुनवाई हो पाई थी और अगर उनका वैधानिक हक है तो कोर्ट उस पर विचार कर सकती है। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं विचार कर सकती जी, लेकिन ये 45 साल बीत चुके हैं, कोर्ट कहेगी अभी तक आप कहां थे, ये सब परिस्थितियां सब बतानी पड़ेंगी, इस वजह से आपने देर करी जी। तो वो सारा देरी का एक्सप्लेनेशन के बाद अगर कोर्ट संतुष्ट होती है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये एप्लीकेशन 151 के तहत कोर्ट में दाखिल होगी और उस पर वो कर सकते हैं विचार। बहुत जरूरी, अगर इनजस्टिस हो रही है और इनके साथ जो इनजस्टिस हुई है उसका जेन्युइन कारण है या फिर इन्होंने जानबूझ कर लापरवाही की है तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगी जी। अगर जेन्युइन रीजन है और जिसकी वजह से इनको ये रिलीफ नहीं मिली है तो जा सकते हैं। अच्छा, अगर इनको कोई रिलीफ चाहिए भी तो हाईकोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी उसके हिस्सेदार हैं वो एक फैमिली सेटलमेंट करके इनको हक दे सकते हैं, तो हाईकोर्ट का फैसला कुछ भी हो जी, एक फैमिली सेटलमेंट कर लें और ये एसडीएम की अदालत में दाखिल कर दें और वहां से फैसला हो जाएगा, इनको भी उसमें हक मिल जाएगा जी। ठीक है, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से, हरीश हमारे साथ। हरीश, अपनी बात आप रखिए। मेरा ये हाईकोर्ट में मैटर है, डिसीजन हुआ था कोर्ट में, माननीय जज ने उसमें जो है डिसीजन दिया 10 हफ्ते के अंदर इनका जो है इनको जो है सीनियरिटी दी जाएगी। हरीश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपका नंबर हमारे पास पहुंच चुका है, हमारी टीम आपको जल्द कॉल करेगी और आपकी समस्या सुनकर आपको बेहतर सहायता इस मसले पर, आपकी समस्या के बारे में जरूर देगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहूंगा सैयद हसन इस्फहानी कि 151 की जो आप कह रहे हैं कि इनहेरेंट पावर होती है कोर्ट के अंदर, वो क्या किसी भी मामले में इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कुछ सेलेक्टेड क्राइटेरिया है कि सिर्फ इन मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं सर, इनहेरेंट पावर खुद में एक बात ये कहती है कि जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है कि हाँ हमारी इस पावर किसी भी प्रोविजंस में कोई भी प्रावधान से हम इसमें फैसला नहीं दे सकते और ये अगेंस्ट जस्टिस जा रहा है, जिसके खिलाफ मतलब किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है या कुछ चीजें ऐसी गलत हो गई हैं जिनका सही होना जरूरी है और उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है, तो कोर्ट किसी भी मामले में ये सोचते हुए अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि वो दीवानी के इस मामले में इनहेरेंट पावर का यूज करेगी या रिकवरी के सूट में ही करेगी। वो कहीं भी जहां भी इनजस्टिस हो रहा है और प्रावधान नहीं है उससे रिलेटेड कि उसको ठीक किया जा सके, तो 151 में इनहेरेंट पावर में वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उस इनजस्टिस को ठीक कर सकती है और जस्टिस कर सकती है जी। ठीक है, मैं लेकिन इसरार अहमद अंसारी जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें कोर्ट खुद में ही सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है किसी भी मामले को लेकर या फिर कोई याचिकाकर्ता भी जा सकता है कि फला मामले आप 151 के तहत आप विचार कीजिए? जी, इसमें वादी ही कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है और उसमें ये दरखास्त करता है, अदालत से ये रिक्वेस्ट करता है कि जो अपनी बात कहता है उसके साथ साथ में ये रिक्वेस्ट करता है कि 151 के तहत भी हमें जो रिलीफ हम मांग रहे हैं उसके अलावा भी हमारे हक में जो रिलीफ बन सकती है वो माननीय अदालत 151 का
की धारा का अपना इस डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हुए वो उनको रिलीफ दे। वो मांग भी सकता है और अदालत उन्हें दे भी सकती है। ठीक है। कृष्ण शुक्ला, अगर कभी कभी अदालत से कभी कभी रिलीफ अगर 151 में नहीं भी मांगी है गई है, फिर भी अगर अदालत उचित समझती है तो उसमें 151 का अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे रिलीफ दे सकती है वादी को। लेकिन कृष्ण शुक्ला, अगर कोई व्यक्ति इस मामले में रिक्वेस्ट करना चाहता है, दरख्वास्त करना चाहता है अदालत से, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसके लिए? ये सिविल प्रक्रिया संहिता एक कोर्ट की प्रक्रिया का कानून है जी। अब अगर कोई प्रक्रिया कानून में नहीं है और कोर्ट को न्याय उस मुद्दे पर देना है और याची को लगता है कि ये मुद्दे पर सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए 151 धारा बनाई गई है ताकि उसके तहत वो एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करे कि साहब क्योंकि और कोई उपबंध नहीं है एक्ट में, लिहाजा इस संबंध में आप इस पर सुनवाई करें और न्याय करने के लिए आदेश जारी करें। ठीक है। इस वक्त राजू खान हमारे दर्शक बीकानेर से, मैं वापस लौटूंगा कृष्ण जी आपके पास। राजू खान, अपनी बात आप रखिए। सर मैं बाहर बेंगलोर काम कर रहा था जी। बेंगलोर असम काम कर रहा था मैं, तो क्या हुआ 15-16 साल हो गया मेरे को इधर काम करता जी। तो क्या किया, मैं काम कर रहा था और पत्थर से मेरा पैर टूट गया। मेरा पैर टूट गया जी। वो मेरे को भर्ती करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। और इसके बाद में एक दिन केस कैसे किया, मेरे को डरा के वो मोटरसाइकिल का केस करवा दिया। तो इसके बाद में क्या हुआ, वो डरा के महीने 1.5 महीने तो मेरे को दवाई गिराया था। राजू खान, कनेक्शन डिस्टर्बेंस के चलते आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, लेकिन आपका नंबर हमारे तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और आपकी समस्या सुनकर, जानकर उसमें बेहतर कानूनी सलाह हमारी तरफ से आपको जरूर दी जाएगी। सैयद हसन इस्फानी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी मामला है जो कि दो पक्षों के बीच है, अदालत को कोई फैसला आता है, कोई एक व्यक्ति जिसके विपक्ष में फैसला आया है वो 151 के तहत दरख्वास्त डालता है कोर्ट में, तो इससे उस फैसले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो फैसला जो अदालत ने पहले दिया था उस मामले में वो प्रभावी ढंग से लागू होगा या उसको कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाएगा? नहीं सर, 151 का प्रावधान, अगर कोई फैसला आ गया, कोई डिग्री पास हो गई है तो उसका स्पेसिफिक प्रोविजन सीपीसी में है कि वो सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील फाइल करे। 151 में उस डिग्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि साहब कोर्ट ने ये डिग्री पास की है, इस वजह से इसको 151 में इस डिग्री को खारिज किया जाए। ऐसा कोई भी प्रावधान 151 में वो एप्लीकेशन लगा के नहीं कर सकता, न उसके ऊपर कोई अदालत उसे रिलीफ देगी। उसके पास खाली एक ही प्रावधान है कि सेक्शन 96 में वो अपीलेट कोर्ट में उस डिग्री के खिलाफ अपील करे। जी ठीक है। इस वक्त फैजाब बोर्ड से प्रदीप हमारे दर्शक। प्रदीप, अपनी बात आप रखिए। जी प्रदीप। प्रदीप का कनेक्शन शायद उससे टूट गया है। कृष्ण शुक्ल, मैं जानना चाहूंगा 151 के तहत और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आवाम को पता होनी चाहिए अपने हक को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए? जैसे कोई मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है जी, और पता चलता है कि दूसरे जिलों में भी वो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, तो अब सारे मुकदमे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब उनकी सुनवाई एक साथ किए जाने से ही जस्टिस होगी। तो 151 के तहत एप्लीकेशन देकर कोर्ट से ये डिमांड की जा सकती है कि ये सारे मुकदमे एक साथ लगा दिए जाएं, एक अदालत में लगा दिए जाएं, ताकि वो कोर्ट सक्षम न्यायालय बनकर उसका फैसला कर सके। इसी तरह से जहां कहीं कोई प्राविजन सीपीसी में नहीं है और प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है, तो वहां के लिए ये इनहेरेंट पावर दी गई है और कोर्ट को ये वाइड पावर है कि अगर कहीं से न्याय करने का कोई रास्ता अगर नहीं है, चारों तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, बंद है, तो वो 151 के तहत वो कदम उठा सकती है जिससे वादकारी को न्याय मिल सके। ठीक है। लेकिन इसरार अंसारी साहब, अगर 151 की डिग्री पास होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उसके ऊपर कोई आपत्ति होती है तो अपील कैसे कर सकता है वो? देखिए, अपील का प्रोसीजर है सीपीसी में
और जब कोई डिक्री या कोई जजमेंट पास हो जाता है, कोर्ट पास कर देती है, तो उसमें फिर 151 के तहत उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 151 जो है वो सिर्फ कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, ये क्लाइंट का या वादी का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो 151 में आकर के वो कोई अपना उसको क्लेम करे या उसको चैलेंज करे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 151 के तहत अगर कोई आदेश दिया जाता है और उससे कोई एक पार्टी है जो कि सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसके खिलाफ क्या अपील करने का प्रावधान है कहीं पर? जी, अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है तो उसी अदालत में वो अपनी बात कह सकता है, उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। और अगर कोई इंजंक्शन ऑर्डर है इस तरह से, तो वो ऊपर की अदालत में जाकर के अपील कर सकता है या रिवीजन फाइल कर सकता है। जो भी प्रोविजन सीपीसी में प्रोवाइड है उसको वो अवेल कर सकता है, उसका वो लाभ उठा सकता है। ठीक है अशोक वानी साहब, ये जो इनहेरेंट पावर की बात हो रही है, सिर्फ कोर्ट्स को ही है या फिर कोई और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज भी हैं जिनको की ये पावर है? देखिए, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज बाई स्टेचुअरी एक्ट के अंडर में फॉर्मुलेट हुई हैं, फॉर्म हुई हैं, उनके अंदर अगर जो उसमें एक प्रोविजंस हमेशा लेजिस्लेचर डालता है कि जो प्रोविजंस इन एक्ट में अवेलेबल एक्ट में अवेलेबल नहीं है या प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसके लिए सीपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे जी। तो जहां ऐसा है वहां 151 की इनहेरेंट पावर उन क्वेसी जुडिशियल बॉडीज को, जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, उनके पास भी होती हैं कि इनहेरेंट पावर्स के अंडर 151 के अंडर में वो फैसले दे सके और आदेश पास सके टू मीट द जस्टिस एंड ऑफ जस्टिस। जी ठीक है, लेकिन कृष्ण शुक्ला, ऐसी कौन कौन सी जुडिशियल संस्थाएं हैं जिनको कि इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार है? प्रदेश की जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, इनमें सब में या जिला अदालतें हैं, यहाँ सब जो भी कोर्ट हैं, सब में ये इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल वहां पर इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जहां पर कि स्पेशल कानून हो और इसको उसके अलग से प्रावधान किए गए हों, जिसमें कि इनहेरेंट पावर के लिए कोई ऐसा गुंजाइश ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रावधान आता है जिसमें होगा अगर ये सीपीसी से बारो किया जाएगा, तो वहां पर नेचुरली वो 151 लागू हो जाएगी। जी ठीक बात है, लेकिन अंसारी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो 151 की लगातार बात हो रही है, इसमें और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आवाम को पता होनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही। इसरार अहमद अंसारी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सवाल जी 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 सवाल नहीं समझ में आया। सर 151 से संबंधित थी और ऐसी क्या क्या बेसिक जानकारी है जो कि पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, पब्लिक को पता होनी चाहिए? अभी ये शुक्ला जी ने जो बताया, जहां भी सीपीसी अप्लाई होती है या सीपीसी के तहत सूट या मुकदमा दाखिल होते हैं, वहां वादी अपने रिलीफ के लिए 151 के तहत अदालत से रिक्वेस्ट कर सकती है और अर्जी दे सकती है। वो चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या रेवेन्यू अदालतें हों या सिविल अदालतें हों जी, इवन हाई कोर्ट। जी ठीक है, लेकिन अशवानी साहब, इसमें 151 के तहत कोई भी फैसला करने के लिए क्या कोई टाइम लिमिट है? कितने वक्त के अंदर अंदर इस मामले 151 के तहत सुनवाई आपको पूरी करनी होगी या फैसला देना होगा? नहीं, इसके लिए टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। बेसिकली जो 151 का प्रोविजन का यूज होता है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट या कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो अदालत में चल रही हैं, उन्हीं के बीच में जरूरत पड़ने के ऊपर एक 151 की एप्लीकेशन डाली जाती है और उसके ऊपर कोर्ट से कहा जाता है कि इन ये जरूरतों की वजह से आप इसके ऊपर कोई फैसला दीजिए, ताकि जरूरत पड़ रही है सूट के अंदर या प्रोसीडिंग्स के अंदर वो पूरी हो सके। तो अदालत जितना ये समझती है कि कहाँ पे कितनी जरूरत है
हमारे आदेश पास करने की, वो उस हिसाब से आदेश पास करती है कि अभी फौरन ज़रूरत है या आगे प्रोसीडिंग्स और आगे चली जाएं, उसके बाद हम इसके ऊपर आदेश पास करें। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो कब 151 की एप्लीकेशन को डिसाइड करे। जी ठीक है। इस वक्त झारखंड से सुरेश यादव हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सुरेश, अपनी बात आप रखिए। सुरेश अपनी बात आप रखिए। हाँ सर जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि 180 मतलब 98 का सुधार है। सुरेश, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही, अपनी बात दोहराइए आप एक बार। बोल रहे हैं 489 का सुधारा है जी। जो आवाज आ रही सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, 498 का सुधारा है, उसके बारे में जानना है। 498 की बात कर रहे हैं जी। क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? सर जी, जैसे कि कोर्ट में जैसे कि उसको हमने लड़की तरफ से दर्ज किया गया है, उसमें से आरोप जो है उसके तरफ से आ रहा है, तो उसके क्या करना होंगे उसके लिए? सर, बेहतर होगा कि आपके केस से संबंधित जो भी जानकारी हैं आप डिटेल्ड तरीके से हमें लिख के दें, प्लेन पेपर पर पूरी तरीके से तफसील से पूरा केस जानने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई भी सहायता आपको हम लोग दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी, सैयद हसन इफ्शानी साहब, इसरार अहमद अंसारी साहब और कृष्ण शुक्ल इस चर्चा में शामिल होने के लिए, 151 के बारे में बेसिक जानकारी ही सही हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडियन लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बीच में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह के साथ। नमस्कार।